हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर आज का चैप्टर है स्वाभाविक प्रतिरक्षा। पिछले चैप्टर्स में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, तो उसमें पढ़ा था कि मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक तो स्वाभाविक या नेचुरल सहज प्रतिरक्षा और दूसरी अर्जित प्रतिरक्षा। तो आज हमने इसको डिटेल में लेते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जिसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा यानी नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है, ये एक जन्मजात इम्यूनिटी है जो हमें जेनेटिकली मिली है। इस प्रकार की जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है उसमें प्राणी की एक जाति विशेष में एक किस्म का जीवाणु रोगजनक हो सकता है, लेकिन दूसरी जाति में रोग उत्पन्न नहीं करता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जो रोगजनक है वो सभी जातियों में या सभी इंडिविजुअल्स में रोग उत्पन्न करे। सभी इंडिविजुअल्स की या प्रत्येक जाति की जो प्राकृतिक स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो अलग अलग होती है, सबकी अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। तो ये जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी है या जाति स्तर पर जो इम्यूनिटी है जो जेनेटिकली डिसाइड हुई है या जन्मजात मिली है, उसको अपन स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षण में पोषक में एंटीबॉडीज़ की प्रेजेंस नहीं होती है, यानी इसमें एंटीबॉडीज़ का निर्माण नहीं होता है। वो विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडीज निर्माण होता है। तो ये कि सामान्य और सहज प्रतिरक्षा है, उसमें बिना एंटीबॉडीज़ के शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। शरीर में ऐसी कुछ संरचनाएं हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, ऐसी कुछ सेल्स हैं जो रोगाणु से लड़ती हैं, शरीर को रोगाणु से बचाती हैं। इस प्रकार के स्वाभाविक प्रतिरक्षण का एक उदाहरण है कुत्तों में जो संक्रामक रोग है डिस्टेम्पर, जो घरेलू कुत्तों में तो घातक होता है किंतु अन्य में रोगजनक नहीं होता है। अन्य कारक जैसे सामान्य स्वास्थ्य है, आयु है, पोषण है, लिंग आदि जो संक्रमण का अवरोधन करते हैं वे भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये डिपेंड करती है प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसकी आयु पर, ठीक है, कैसा वो पोषण लेता है, तो ये उन पर निर्भर है। ठीक है, जैसे हम मान सकते हैं कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है 40-45 के बाद में से इम्यूनिटी वो शरीर कोशिकाएँ कमज़ोर होने लगती है, तो इम्यूनिटी भी कमज़ोर होने लग जाती है। कैसा हमारा खान पान है, ठीक है, कैसा हम एक्सरसाइज वगैरह कैसी करते हैं, शरीर कैसा फिट रखते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करती है। तब इसके अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो अपन पहले लेते हैं इसमें फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक। स्वाभाविक प्रतिरक्षा में भौतिक कारक किस प्रकार से सहायक हैं, तो इसमें पहला है म्यूकस का स्तर, म्यूकस लाइनिंग। प्राणी की शरीर के लगभग जो सभी ओपनिंग्स है, रंध्र हैं, मुख है, गुदा है, नासारंध्र है, ईयर है, एवं जो निकास मार्ग हैं वो सभी म्यूकस जो मेम्ब्रेन होते हैं उससे आश्रित होते हैं। वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, वो इस म्यूकस कला, म्यूकस मेम्ब्रेन द्वारा जो म्यूकस चिपचिपा लसलसा पदार्थ स्रावित होता है उसमें फंस जाते हैं और वो प्राणी के शरीर में भीतर नहीं पहुँच पाते। तो इस प्रकार से म्यूकस लाइनिंग जो है वो रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। दूसरा है स्किन, त्वचा। त्वचा की जो सबसे बाहरी परत है जिसको अपन स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, वो सूक्ष्म जीवों के शरीर के भीतर प्रवेश को रोकती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जैविक गतिविधि हेतु अपारगमी होती है और प्राणी को उत्कृष्ट प्रकार की प्रतिरोधकता उपलब्ध कराती है। तीसरा इसमें फैक्टर है सीलिया, रोमाप जो होते हैं, अक्षमा वगैरह। प्राणी के शरीर के जो विभिन्न ऊतक हैं और अंग हैं उसमें कईयों में जो उनकी उपकला होती है वो सीलिएटेड होती है, रोमा भी उपकला इसको अपन कहते हैं। तो किसी भी प्रकार से यदि सूक्ष्म जीव शरीर में मान लो प्रवेश पा भी जाते हैं तो या म्यूकस के द्वारा नहीं रोके जा रहे हैं, उनको जो ये सीलेटेड एपिथीलियम होती है, रोमा भी उपकला होती है, उसके द्वारा इनको हटा दिया जाता है, ये इनको रोकने का काम करती है। अगला फिजिकल फैक्टर छींकना, खांसना। ठीक है, छींकने और खांसने के द्वारा भी अपन सूक्ष्म जीवों को शरीर से बलपूर्वक बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये म्यूकस का स्तर है, त्वचा, रोमाब और छींकना, खांसना, ये फिजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगे
स्वाभाविक प्रतिरक्षा में। दूसरा जो कारक है वो है जैव रासायनिक कारक, ठीक है, बायोकेमिकल फैक्टर्स। किस प्रकार के सीक्रेशंस शरीर की विभिन्न अंगों द्वारा स्रावित होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं और अन्य रोगाणुओं को रोकने का काम करते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे पहले इसमें त्वचा के सीक्रेशंस, ठीक है, जैसे स्वीट ग्लैंड्स जो हैं, श्वेत ग्रंथि है, उनके द्वारा त्वचा की सतह पर जो निरंतर पसीना स्रावित होता रहता है, तो पसीने के भीतर उपस्थित जो सॉल्ट है, लवण है, वो अनेक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। उनको वो संख्या बढ़ाने के लिए उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो तेल ग्रंथि हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स जो होती है, उनसे निकलने वाला सिक्रेशंस है वो वसा अम्ल और उसमें लैक्टिक एसिड वगैरह होते हैं, ठीक है। सीबम जो होता है तो वो भी इन जो रोगाणु हैं उनके लिए एक एंटीसेप्टिक भांति कार्य करता है और विभिन्न जीवाणु और फंजाई को नष्ट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। दूसरा है पाचन तंत्र और जो नासा छिद्र है उसके साथ उसके जो सिक्रेशंस हैं, ठीक है। आमाशय की जो ऑक्सीजनेटिंग कोशिकाएं होती है, जो HCl का सिक्रेशन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भोजन के साथ में जो हानिकारक जीवाणु वगैरह आते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, ठीक है। और लार और जो नासा छिद्रों के स्राव हैं उनमें भी ऐसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो अनेक विषाणु प्रजातियों के लिए घातक होते हैं। एक अगला है इसमें पोरपरडीन। ये सामान्य ब्लड सीरम में पाया जाने वाला प्रोटीन है और विषाणु को नष्ट करने के अतिरिक्त जो ग्राम नेगेटिव जीवाणु उनको भी नष्ट करता है, तो पोरपरडीन। दूसरा है अगला है इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। सूक्ष्म जीवों के प्राणी के शरीर में प्रवेश करने की स्थिति में कोशिकाएं जो है वो एक इंटरफेरोन्स का सिक्रेशन करती है जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ये तत्व अंतः कोशिकीय विषाणु की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, यानी विषाणु को नष्ट करने का काम करते हैं इंटरफेरोन्स। एंटीवायरल प्रोटीन से लाइसोजाइम है, जो अपने आंसू हैं, लार हैं, नासा सिक्रेशंस हैं और अन्य जो उत्तक द्रव्य हैं, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड है, उनमें लाइसोजाइम एंजाइम बहुतायत में पाया जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम बहुत इफेक्टिव है और ये कई जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को नष्ट करता है। कई प्रकार के हार्मोन्स हैं, एड्रिनल है, टेस्टोस्टेरोन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये भी कई प्रकार के सुरक्षात्मक कार्य शरीर में संपन्न करते हैं। तो ये भी अपनी सहज प्रतिरक्षा का एक अंग है। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, फिजिकल फैक्टर्स और बायोकेमिकल फैक्टर्स। तीसरे हैं सेल्युलर फैक्टर्स, कोशिकीय कारक, ठीक है। कई प्रकार की सेल्स हैं जो शरीर में आने वाले सामान्य जो जीवाणु हैं, रोगजनक जीवाणु जो रोगाणु हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो एक प्रकार से शरीर की फर्स्ट लाइनिंग ऑफ डिफेंस भी अपन कह सकते हैं। जो ये सहज प्रतिरक्षा है वो शरीर की मतलब प्राथमिक और प्रथम रक्षा पंक्ति है। तो कोशिकीय कारक में क्या आएंगे, जो शरीर पर जानते हैं WBC जो है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, वो इन हानिकारक रोगाणु को नष्ट करने का काम करती हैं। तो पहला इसमें है कोशिका भक्षण, फेगोसाइटोसिस। ये कोशिका की भक्षण करने की विधि है। जो रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने की जो क्रिया है वो कहलाती है फेगोसाइटोसिस। 1838 में मैटनिकोफ नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं का भक्षण करने वाली फेगोसाइट्स की खोज की थी। दो प्रकार की होती है फेगोसाइट्स, एक तो है माइक्रोफेजेस, ठीक है, जो सूक्ष्म है, और एक उससे थोड़ी बड़ी होती है वो है मैक्रोफेजेस। तो ब्लड में जो माइक्रोफेजेस के रूप में कौन कौन सी होंगी, इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, जो WBC का पार्ट है। तो ये तो है माइक्रोफेजेस। और जो मोनोसाइट्स होती है जिनका साइज बड़ा होता है उनको अपन कहते हैं मैक्रोफेजेस। ये रक्त में 24 घंटों तक रहने के उपरांत ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं और मैक्रोफेजेस कहलाते हैं। तो मोनोसाइट्स क्या है, मैक्रोफेज के रूप में काम करते हैं। तो मैक्रोफेज कोशिकाएं लंबे समय तक जीवित बनी रहती है और जीवाणु, विषाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती है। फेगोसाइट्स जो है मैक्रोफेज के भीतर उपस्थित लाइसोसोम्स के द्वारा जो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस यानी प्रति जीवाणु तत्व का सिक्रेशन होता है, ठीक है। फेगोसाइट्स में क्या है, लाइसोसोम्स के द्वारा, जो लाइसोसोम्स हैं उनके द्वारा प्रति जीवाणु तत्वों का सिक्रेशन होता है जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव मारे गए हैं, हानिकारक रोगाणु जो मारे गए हैं, वो बाद में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो उनका अपघटन कर देते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ वो शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। दूसरी है इसमें नेचुरल किलर सेल्स या NK सेल्स भी कहते हैं, ठीक है।
सेलुलर फैक्टर में पहले तो हो गई कौन सी, मैक्रोफेजेस और माइक्रोफेजेस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा। दूसरी जो सेल्स है वो है एन के सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स भी कहते हैं। ये मुख्यतः जो ट्यूमर सेल्स है जहाँ गांठ बन रही हो और विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाएं उनको नष्ट करने का काम करती हैं। और इनमें एंटीजन स्पेसिफिसिटी नहीं दर्शाती हैं, ये प्रतिजन विशिष्टता नहीं दर्शाती है, यानी कि नहीं कि किसी विशेष प्रतिजन के प्रति विशिष्ट हो, ऐसा नहीं है। और एन के कोशिकाओं पर उपस्थित ग्राही जो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक तो जो किलर सेल्स है और विषाणु से जो संक्रमित कोशिकाएं हैं उनको पास लाने का कार्य करती है। कौन, एन की कोशिकाओं पर उपस्थित रिसेप्टर जो होते हैं, ताकि जो सूक्ष्म जीव है, रोगाणु हैं, उनको आसानी से नष्ट किया जा सके, ठीक है। तो जो नेचर किलर सेल्स हैं उन पर उपस्थित जो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वो किलर सेल्स और विषाणु से संक्रमित जो कोशिकाएं उनको क्लोज कर देते हैं, पास लाने कार्य करते हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यह है नेचुरल किलर सेल्स या एन के सेल्स भी कहलाते हैं। चौथा फैक्टर जो है वो है जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवंशिक कारक। इसमें 3 हैं, इंडिविजुअल इम्यूनिटी है, स्पीसीज इम्यूनिटी और रेशियल इम्यूनिटी है। व्यष्टि प्रतिरोधकता, यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जन्मजात क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग होती है। तो एक ही रोगाणु के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति, ठीक है, तो सबकी अलग अलग रिएक्शंस होती है, अलग अलग इम्यूनिटी पावर होती है, तो उसको अपन कहते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी, ठीक है। दूसरी जाति प्रतिरोधकता है, स्पीसीज इम्यूनिटी। विशिष्ट रोगाणु के प्रति कई बार एक जाति सदस्य समस्त सदस्य एक समान व्यवहार दर्शाते हैं, यानी किसी रोगाणु के प्रति पूरी जो पूरी जाति है वो इम्यून हो सकती है, उसमें वो रोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे सामान्य सर्दी जुकाम के विषाणु मानव को आसानी से बीमार कर देते हैं, जबकि कुत्तों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जाति स्तर पर इम्यूनिटी है, जिसको अपन कहते हैं जाति प्रतिरोधकता। एक होती है प्रजाति प्रतिरोधकता, रेशियल इम्यूनिटी, ठीक है। एक ही जाति की जो अलग अलग रेसेज होती है, अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, उनमें भी जो इम्यूनिटी वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे अमेरिकन से उनमें टीबी रोग बहुत कम है या नहीं होता है, लेकिन अफ्रीका के जो काले अर्थात निग्रो जो हैं लोग, काले लोग जो, उनमें टीबी का व्यापकता ज़्यादा है। तो ये एक जाति के अंतर्गत जो अलग अलग रेसेज हैं, प्रजातियाँ हैं, उनमें भी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, तो उसको अपन कहते हैं रेशियल इम्यूनिटी या रेशियल प्रतिरोधकता। तो ये था आज का अपना चैप्टर, इनेट इम्यूनिटी या नेचुरल इम्यूनिटी या सहज प्रतिरक्षा, या इसको अपन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह सकते हैं। शुरुआत में इस प्रकार से रोगाणु को रोका जाता है शरीर की जो सामान्य प्रतिरक्षा के द्वारा। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे अर्जित प्रतिरक्षा।